बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप और आपकी फ़ैमिली माशाल्लाह हेल्दी होगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आई एम मैमूना अली, योर केमिस्ट्री टीचर। 8th क्लास की जनरल केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है पीरियोडिक टेबल। लेक्चर नंबर 6 है हमारा और चैप्टर नंबर 10 पीरियोडिक टेबल इसका नाम है चैप्टर का। अब आपका जो ये चैप्टर है ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। बहुत समझने वाला ये चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और ये केमिस्ट्री की अच्छी खासी डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है जो आगे आपके काम आएंगी। तो पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है। एक्चुअली ये एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन जो की गई, एक टेबल बनाया गया, ये उससे रिलेटेड आपका चैप्टर है। और इस टेबल के बनाने में जो अटैम्प्ट्स थी, जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशंस हमें प्रोवाइड की, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है। अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको रीड कराती हूँ। आप अपनी बुक का पेज नंबर 90 ओपन कर लें, आपकी यूनिक की बुक का पेज नंबर 90। इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहली लाइन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जब एलिमेंट्स काफ़ी डिस्कवर हो चुके हुए थे, उनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी और साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब एलिमेंट्स का नंबर इतना बढ़ता जा रहा है तो उनकी क्लासिफिकेशन की जाए। अब क्लासिफिकेशन वर्ड आपने साइंस में अक्सर सुना है। आपने जब बायो का पोर्शन पढ़ा था, इसी आपकी यूनिक बुक की जो बायो वाला चैप्टर था, बायो का पोर्शन था, उसमें आपने एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। थोड़ा सा रिकॉल करें आपने उसमें किंगडम्स पढ़े थे। एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, लोअर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इस तरह के नाम आपने सुने। अब वो जो होती है वो एनिमल्स और प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होती है। यहाँ केमिस्ट्री में हमें किसकी क्लासिफिकेशन करनी होती है? वी हैव टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। रिकॉल करें अपना चैप्टर नंबर 7, उसमें हमने एलिमेंट्स को डिफ़ाइन किया था। आपने एक पूरा क्वेश्चन शॉर्ट भी किए थे और लॉन्ग भी इससे रिलेटेड किया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच आर इन देयर प्योर स्टेट, जो सिर्फ सेम टाइप के एटम्स पे कंसिस्ट करते हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। आपने बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम आप पढ़ चुके हुए हैं, आपकी नज़र से गुजर चुके हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फ़र, ऐसे बहुत सारे नाम, गोल्ड, आयरन, इस किस्म के ये जो सारे नाम आपकी नज़र से गुजरे थे, ये सारे एलिमेंट्स थे। शुरू में अर्ली हिस्ट्री में बहुत कम एलिमेंट्स थे जो डिस्कवर हुए थे, नेचुरली एग्जिस्ट करते थे। उस वक्त 19th सेंचुरी से पहले भी एलिमेंट्स का एक पुराना कॉन्सेप्ट था जो बाद में चेंज हुआ और हमने उसको, ये जो साइंटिस्ट ने डिफ़ाइन किया, जो आज हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत चंद एलिमेंट्स थे। जो अर्ली हिस्ट्री हमें मिलती है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 9 एलिमेंट्स का पता था कि 9 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी क्लासिफिकेशन की। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते रहे, उनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब क्लासिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस किस लिए होती है? जैसे आप लोग स्कूल में होते हैं तो आप एक ही क्लास के हैं, चाहे फॉर एग्जांपल 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता है। क्लास तो एक ही है, तो क्यों नहीं एक ही क्लास में उनको 8th एक ही क्लास क्यों नहीं बना दी जाती, उनके डिफरेंट सेक्शंस क्यों किए जाते हैं? एक्चुअली ये ग्रुपिंग करना या सेक्शंस बना देना या क्लासीफाई करना इसलिए होता है कि उनको डील करना, उनको हैंडल करना इजी रहे, स्टूडेंट्स को पढ़ाना इजी रहे। सेक्शंस में एक लिमिटेड नंबर है। इसी तरह जब एलिमेंट्स का नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हुआ तो उनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ये ज़रूरत पड़ी, साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इनको स्टडी करना मुश्किल होता जा रहा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए हैं, तो ये कोशिश की जाए कि इन एलिमेंट्स के डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स बना दिए जाएं। अब बहुत सारी अटैम्प्ट्स की गई, जो फाइनली हमारे सामने क्लासिफिकेशन आई हुई है, दैट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। उसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। आप अपनी बुक में पेज नंबर 91 पे देखें कि आपको एक पीरियोडिक टेबल का जो मॉडर्न वर्जन है ये आपकी बुक में बना हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसके लिए जो सारी अटैम्प्ट्स की गई थी, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पेज नंबर 91 पे आपकी बुक के है। ये देखें, ये पूरी क्लासिफिकेशन है। इसमें 118 एलिमेंट्स, जो लास्ट एलिमेंट है, 118 एलिमेंट इसमें अरेंज हुए हैं।
अब इसमें जो अरेंजमेंट है सारी वो किस तरह की जाती है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। दिस इज़ फर्स्ट एलिमेंट और उसके बाद दिस इज़ सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ और टेंथ। इस तरह हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की जाती है। इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स में जो हॉरिजॉन्टल रोज़ बनाई जाती हैं उन्हें कहा जाता है पीरियड्स, और इस तरह जो आपको वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं इनको हम कहते हैं कॉलम्स। दिस इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ अभी मैंने आपको दिखाना था, इससे ज़्यादा डिटेल अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपने ये देखा था कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब ये तो हमारा एक फाइनल टेबल है जो क्लासिफिकेशन को शो करता है। इसमें बहुत कुछ हम स्टडी कर सकते हैं, अभी आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा। एक दो लेक्चर्स के बाद इसमें जब आप डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह बहुत एक सिस्टमेटिक मैनर से, सिस्टमेटिक वे से इस क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है। अच्छा, अब अपनी इस बुक में पीरियोडिक टेबल की जो हेडिंग है उसमें डेफिनेशन मैं आपको रीड कर रही हूँ, देख लिया आपने क्या होता है ये। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़ इज़ कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें अरेंजमेंट एलिमेंट्स की कैसे की गई है इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अभी इस दौरान में मैंने ये बोला था कि जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टली मीन कि इस तरह फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो अरेंजमेंट की जाती है, यहाँ था फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ एक गैप के बाद मैंने ये बोला था कि ये सेकंड एलिमेंट है, और उसके बाद आपको थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट की गई है दिस इज़ कॉल्ड एज पीरियड्स। और जो आपको वर्टिकल लाइंस, अब अरेंजमेंट के बाद इस तरह जो वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, वर्टिकल कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। तो ये जो अरेंजमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल, और इसमें एलिमेंट्स अपने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे अरेंज किए गए हैं। इसकी डिटेल में अब हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे। अच्छा, देन अटेम्प्ट्स टू अरेंज दिस पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अटैम्प्ट्स की, उन्होंने डिफरेंट तरह के टेबल्स बनाए, डिफरेंट तरह के लॉज हमें दिए, लेकिन जो फाइनल फॉर्म आई है वो यही है। अब इसमें जो सबसे पहली अटैम्प्ट है दैट इज़ ऑफ डू ब्राइनर ट्राइड्स। जो सबसे पहली क्लासिफिकेशन थी दैट वाज ऑफ, फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑफ डू ब्राइनर्स ट्राइड्स। ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी, ये फर्स्ट, इससे पहले थोड़ी सी और सिंपल तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं थी क्लासिफिकेशन। जो सबसे पहले लॉ की फॉर्म में आई हमारी क्लासिफिकेशन दैट वाज ऑफ डू ब्राइनर साइंटिस्ट। ये डू ब्राइनर की ने ट्राइएड्स फॉर्म किए। ट्राई मीन होता है 3। डू ब्राइनर ने रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया बिटवीन द एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। उसने जितने एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर हो चुके थे उस वक्त उन एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स में अरेंज किया। ठीक है, 3 एलिमेंट्स के उसने ग्रुप बनाए। ऑलमोस्ट उस वक्त जो 40 to 50 नंबर था एलिमेंट्स का जो डिस्कवर हुआ था, उन एलिमेंट्स को जब उसने अरेंज किया तो 3 के ग्रुप्स बनाए, और उन 3 के ग्रुप्स में जो उसने एलिमेंट्स की प्लेसमेंट की, एलिमेंट्स को अरेंज किया, वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस था। ठीक है, आप रिकॉल करें, आपने चैप्टर नंबर 7 में एटॉमिक मास की डेफिनेशन की थी। एटॉमिक मास इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर है। थोड़ा सा एक और चीज़ याद करें कि हाइड्रोजन, आपने चैप्टर नंबर 7 में आइसोटोप्स वाला एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें आप हाइड्रोजन के ऊपर 3 आइसोटोप्स हैं, एक आप 1,1 लिखा नज़र आया था, एक जगह आपको 1,2 आया था, एक जगह आपको 1,3 लिखा नज़र आया था। अब ये जो नंबर्स हैं ये उनके एटॉमिक मैसेज को शो करते हैं। ये सारा मैंने आपको रिकॉल करवाया है, ये आपने याद किया हुआ है चैप्टर 7 में। अब ये जो एटॉमिक मैसेज हैं, इन बेसिस पे, इस बेस पे जब हम एलिमेंट्स को डू ब्राइनर ने अरेंज किया तो उसने असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया। इसकी एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं। इसने जो क्लासिफिकेशन दी है, इसने ट्राइड फॉर्म किया। जो पहला इसका ट्राइड था जो इसने ट्राइड दिया हमें, इसमें एक एग्जांपल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम,
लिथियम का सिंबल है Li, सोडियम का सिंबल है Na और पोटेशियम का सिंबल है K। देखें, दिस इज अ ट्राइड, इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इसको ट्राइड कहा जाता है। इट वॉज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अब असेंडिंग ऑर्डर कैसे है? एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 3 एंड एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 11 एंड एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7, मैं एटॉमिक नंबर लिख रही थी 7, सोडियम इज 23 एंड पोटेशियम इज 39। कि लिथियम का सबसे कम था और ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है कि लोअर टू हायर ये एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं। ये एक ट्राइड की एग्जांपल है। ये ट्राइड हुआ, इसने ये जो 3 के ग्रुप्स बनाए, इसी के साथ उसने एक लॉ प्रेजेंट किया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट और मिडल एलिमेंट is equal to the average of the atomic masses of first and third, कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उन एलिमेंट्स के मैसेस को का एवरेज ले लिया जाए तो वो सेंट्रल एलिमेंट और मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल आता है। इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 7 + 39 फर्स्ट एलिमेंट था लिथियम, उसका एटॉमिक मास था 7, थर्ड एलिमेंट है पोटेशियम, उसका एटॉमिक मास है 39। इन दोनों को आप ऐड कर लें और इसकी एवरेज ले ली जाए। एवरेज कैसे ली जाती है? 2 एलिमेंट्स हैं, उसको 2 से आप डिवाइड करें, आंसर विल बी इक्वल टू ऑलमोस्ट इट विल बी 23। होल नंबर में आप चेंज कर दें तो वो 23 के इक्वल आता है एंड 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट दैट इज सोडियम। ये इसने एक लॉ प्रेजेंट किया था, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी है, इसलिए स्टेटमेंट दोबारा देख लें। ये सेकेंड लाइन में लिखी हुई है, द मिडल एलिमेंट हैड एटॉमिक मास एवरेज ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। एक एग्जांपल है साथ ये वाली, ये क्लासिफिकेशन की गई। अब इसमें डुब्रेनर ने जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उन एलिमेंट्स के 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, उनको ट्राइड का नाम दिया। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल नहीं हुई, कॉमन नहीं हुई, एक्सेप्टेबल नहीं थी ये, इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ गए, इसको रिजेक्ट किया गया। फिर मीनवाइल कैनिज़ेरो एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे जो एलिमेंट हो चुके थे डिस्कवर उनके एटॉमिक मैसेस को करेक्ट किया। उसके अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक मास रॉन्ग था, उसने उसको करेक्ट किया, सही एटॉमिक मास फाइंड आउट किया एलिमेंट्स का, और इस सही एटॉमिक मास फाइंड आउट करने से हेल्प मिली क्लासिफिकेशन में। क्योंकि जो भी क्लासिफिकेशन की जा रही थी, जो भी साइंटिस्ट एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते थे, अरेंज करते थे या उनको ग्रुप्स बनाते थे, वो एटॉमिक मास को बेस बनाते थे। तो एटॉमिक मास की करेक्शन बहुत ज़रूरी थी, कैनिज़ेरो का इसमें रोल है। उसने क्लासिफिकेशन नहीं की लेकिन उसने एटॉमिक मैसेस की करेक्शन की थी। आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनिज़ेरो, कि ये अब कैनिज़ेरो डिटर्मिन द करेक्ट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट विच हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द एलिमेंट। ये कैनिज़ेरो की कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद एक साइंटिस्ट था डुब्राइनर की क्लासिफिकेशन है, और फिर क्लासिफिकेशन सामने आई ऑफ न्यूलैंड्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन थी न्यूलैंड्स की, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रेजेंट किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा मीन 8, जैसे यहाँ ट्राई मीन 3, यहाँ ऑक्टेव्स नाम आया है, ऑक्टेव्स मीन 8 एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेस के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, और फिर ये न्यूलैंड्स ने कहा, उस वक्त ऑलमोस्ट 60+ एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, 60 से ऊपर एलिमेंट्स का नंबर जा चुका था। उसने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अरेंज करना शुरू किया, जिस तरह आपने पीरियोडिक टेबल में देखा है कि एलिमेंट्स को लोअर एटॉमिक मास से हायर एटॉमिक मास के लिए वो लेफ़्ट टू राइट अरेंज करता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो न्यूलैंड ने प्रेजेंट किया, अब ऑक्टा 8 का यहाँ पे क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस, एवरी 8th एलिमेंट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो हर 8वां एलिमेंट ऐसा था, हर 8th एलिमेंट ऐसा था जो अपने फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ही शो करता था। अब फॉर एग्जांपल, इसके लिए टेबल फॉर्म आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपकी थोड़े से इंटरेस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल
अगर वो हॉरिजॉन्टली अरेंज करता जा रहा था एलिमेंट्स को, हॉरिजॉन्टली अरेंज करता जा रहा है, फॉर एग्जांपल पहला आया है एलिमेंट 1 वाला, दूसरा आया है 2 वाला, फिर 4, 5, 6, 7, अब ये कितने एलिमेंट हो गए, फॉर एग्जांपल 8। ये मैं एटॉमिक मैसेज सपोज कर रही हूँ कि सपोज एलिमेंट्स हैं और उनके एटॉमिक मैसेज ये हैं और वो हॉरिजॉन्टली अरेंज करता जा रहा है। पहले तो देखें इंक्रीजिंग ऑर्डर ही मैंने लिखा, तो उसने भी इसी तरह जो उनके एक्चुअल एटॉमिक मैसेज थे उनको वो हॉरिजॉन्टली अरेंज किया उसने, और उसने ये देखा कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड दिस इज़ द 8th वन। इसमें देखें मैंने कुछ नंबर मिस भी कर दिए हैं, उस वक्त ऐसा ही था कि एटॉमिक मैसेज कुछ डिस्कवर नहीं हुए थे, जो एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के थे उस वक्त अरेंज कर रहा था उसको इस तरह हॉरिजॉन्टली अरेंज किया। अब ये जो 8th एलिमेंट है ये किसका 8th एलिमेंट है, ये इस फर्स्ट का 8th एलिमेंट है। तो ये 8th एलिमेंट कौन सी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है, जो फर्स्ट शो कर रहा था। जो फर्स्ट की प्रॉपर्टीज़ थी वो किस तरह से रिएक्शन करता है, कितना रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन है, वाटर के साथ क्या बिहेवियर है उसका, एसिड के साथ ये क्या करता है, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो ये शो कर रहा है वही ये शो कर रहा है। अब इसके नीचे आने वाला सपोज वो 14 या 19 नंबर का है, तो ये पूरा गुजरने के बाद ये वाला इसका 8th एलिमेंट है। इसके अकॉर्डिंग जब अरेंजमेंट किया गया तो हर 8th एलिमेंट अपने से पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ही रिपीट कर रहा था। अब सपोज़ यहाँ पे 11 नंबर का कोई आया है, तो 11 किसका 8th है, ये इसका 8th है। इसको आप काउंट करना शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये फिर 8th, कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। इस तरह ये रेपिटिशन के बाद डिफरेंट ग्रुप्स बनते गए। अब सपोज़ ये जितने एलिमेंट्स थे जो ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। यही क्लासिफिकेशन का फ़ायदा होता है कि हम इस तरह के ग्रुप्स बना लेते हैं जो सेम होते हैं, सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जो रिएक्शन इसने शो किए वैसे ही रिएक्शन इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट शो करते जाएंगे। ये अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड था कि न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन में ये कहा गया था। अब इसकी भी मैं आपको स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। अकॉर्डिंग टू हिम देयर वॉज अ रेपिटिशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इफ दे वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। अरेंजमेंट की बेस वही थी, अगेन एटॉमिक मैस की बेस पे अरेंज किया गया और हर 8th एलिमेंट को कहा गया। अच्छा, फिर उसके बाद था इसकी क्लासिफिकेशन पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आ गए, इसको फिर रिजेक्ट किया गया और इसको फर्दर इम्प्रूव करने के लिए इसी तरह की अरेंजमेंट को बेस बनाया गया। लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो अटैम्प्ट्स की, वो जो नई क्लासिफिकेशन सामने आई दैट वाज ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन को, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन को काफ़ी फेम मिली और एक पहली टेबुलर फॉर्म सामने आई और काफ़ी उसका फ़ायदा भी हुआ और उसमें बहुत सारे जो न्यूलैंड्स के ऑब्जेक्शंस थे उनको रिमूव भी किया गया। वो आपके सिलेबस से बियॉन्ड है, डिटेल आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि मेंडलीव ने न्यूलैंड्स की कई ऑब्जेक्शंस को रिमूव किया। उसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव्ड फॉर्म थी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो थर्ड आपकी बुक में है दैट इज़ ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो न्यूलैंड तक की क्लासिफिकेशन थी इसमें पीरियोडिक टेबल का नाम सामने नहीं आया था। मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के लिए जो उसने टेबल बनाया उसके लिए नाम आ गया पीरियोडिक टेबल। जो पहला नाम पीरियोडिक टेबल का यूज़ किया गया था वो मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के साथ किया गया। अच्छा, अब मेंडलीव ने क्या किया, उसने उसी तरह जैसे न्यूलैंड ने क्लासिफिकेशन की थी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, उसी तरह हॉरिजॉन्टली अरेंज किया और उसने ये कहा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, उसने एक लॉ की स्टेटमेंट दी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, जो इसका पीरियोडिक लॉ था, पहला लॉ जो पीरियोडिक लॉ था वो मेंडलीव ने प्रेजेंट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम द properties of elements
are the periodic function of their atomic masses. क्लासिफिकेशन की बेस अगेन क्या है? एटॉमिक मास ही है। एटॉमिक मास ही पीरियोडिक अरेंजमेंट की बेस है। हॉरिजॉन्टली जो अरेंजमेंट थी वो एटॉमिक मास की बेस में थी, बेस पे ही थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया। बस ये जो अब एक लॉ है वो क्या कहता है आपको कि इसमें एक पीरियोडिक फंक्शन का जो नाम आ रहा है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, प्रॉपर्टीज़ की जो रेपिटेशन होती है, ऑक्टेव में भी उसने एक स्पेसिफिक कहा कि 8th नंबर पे जाके रेपिटेशन होती है। इसने 8th नंबर स्पेसिफिक नहीं कहा, लेकिन इसने ये कहा कि जब हम अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की रिपीट होती जाती हैं, और ये रेपिटिशन जो होती है ये किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास की बेस पे डिपेंड करती है। एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज़ कैसे सिमिलर हो जाएंगी एलिमेंट्स की, वो रिपीट होना शुरू कर देंगी। पीरियोडिक फंक्शन का ये मीनिंग है, या इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ लें कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं? एटॉमिक मास पे। ये मेंडलीव्स ने कहा था, लेकिन इसके बाद भी इसमें भी करेक्शन की गई, तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस हुए, और उन ऑब्जेक्शंस को आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसके बाद ड्रॉबैक्स की एक हेडिंग दी हुई है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 90 पे जो आप ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसमें 4th लाइन में आपको पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट जो दी गई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, इसके बाद ये ड्रॉबैक्स गिवन है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे भी कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ इसमें ऑब्जेक्शंस थे, और वो ऑब्जेक्शंस क्या थे ये मैं रीड कर रही हूँ। ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की पोजीशन को वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब आइसोटोप्स क्या होता है? लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी हाइड्रोजन की ही, मैं अगेन वही ले लेती हूँ। हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2, हाइड्रोजन 1,3, ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। इस तरह के सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का नंबर डिफरेंट होता है। अब इसमें ये मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक मास तीनों के डिफरेंट हैं। मेंडलीव ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल वो हाइड्रोजन को अगर अरेंज कर रहा है, कोई पोजीशन उसको अलॉट कर रहा है अपने टेबल में, तो उसने उसको एक ही जगह दी, एक ही जगह पे हाइड्रोजन था। हालांकि हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस की 3 वैल्यूज़ हैं। अगर पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट एटॉमिक मास की बेस पे की गई है तो हाइड्रोजन को 3 पोजीशंस पे होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह पे था। ये सबसे पहला ऑब्जेक्शन आया। अब मैंने हाइड्रोजन को एज एन एग्जांपल लिया है, बाकी सब एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पे भी यही था कि एक एक जगह क्यों दी गई है। अगर एटॉमिक मास की बेस पे है तो फिर जितने आइसोटोप्स हैं उतनी पोजीशंस अलॉट की जाएं। ये पहला ऑब्जेक्शन था कि आइसोटोप्स की पोजीशन क्लियर नहीं थी। सेकंड के रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स, कि कुछ एलिमेंट्स का जो असेंडिंग ऑर्डर था वो रॉन्ग था। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? फ्रॉम लोअर टू हायर, यानी स्मॉलर नंबर पहले और बिगर एटॉमिक मास बाद में। पहला छोटा एटॉमिक मास होगा और बाद में बड़ा, लेकिन इस मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, ये आपकी बुक में नहीं बना हुआ, लेकिन वो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें 3-4 ऐसी जगह थी जहाँ पे एलिमेंट्स अपने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं थे। पहले था उसमें बिगर एटॉमिक मास और बाद में था स्मॉलर एटॉमिक मास। अब अगर बिगर पहले और स्मॉलर बाद में है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं हुआ। इस तरह से ये कुछ 2 ऑब्जेक्शंस आए थे जो वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस थे, जिसकी वजह से इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ी, और फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट किया गया। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो आपने फर्स्ट पेज पढ़ा है इंट्रोडक्शन से लेके मेंडलीव तक, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग अभी नहीं है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी हैं इसमें। पेज नंबर 94 पे आ जाएं, आपकी एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 10 की। ये फुल एक्सरसाइज आपके सिलेबस में शामिल है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स अभी आपने पढ़ा है, मैंने अभी आज ही आपको करवाया भी है, वो ऑक्टेव ऑक्टा वाला 8th एलिमेंट की रेपिटेशन वाला। इससे रिलेटेड यही वाला शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको नोट्स में भी मिल जाएगा।
व्हाट इज़ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड था स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, अभी हमने मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ जहाँ एंडिंग की है कि उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है। ये आपके नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर उसके बाद नोट्स भी खोल लें साथ साथ, कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, कुछ आपको अपनी बुक से मार्क करने पड़ेंगे। स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हो गया। फिर थर्ड है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। ये भी आपको ये वाला भी आपने नहीं पढ़ा, ग्रुप एंड पीरियड अभी आपने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं की, थोड़ा सा इंट्रो में लिया है, इसलिए फ़िलहाल आज के लेक्चर में इसको ना शामिल करें इसका। फिर उसके बाद है आपका व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी बुक में है, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, जो स्टार्ट में ही डेफिनेशन दी गई है इंट्रोडक्शन से नीचे पीरियोडिक टेबल की हेडिंग में, वो आपको मिल जाएगी। और इसकी डेफिनेशन आपको यही वाला क्वेश्चन आपके नोट्स में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी गिवन है। व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, ये वाली हुई। उसके बाद है आपका व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ड्रॉबैक्स आपके नोट्स में जो क्वेश्चन है ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, वहाँ आपकी बुक में शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेकिन बुक में नोट्स में आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। दोनों ड्रॉबैक्स आपको दिए हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए थे कि आइसोटोप की पोजीशन थी एक्सप्लेन नहीं की गई और दूसरा रॉन्ग ऑर्डर था। फिर उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक में, व्हाट आर ट्राइएड्स, ट्राइएड्स क्या होते हैं, जो ड्रूब्रिनर ने बनाए थे ट्राइएड्स के ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स उनको कहते हैं। और फिर उसके बाद आपके बाकी जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं फ़िलहाल आज के जो लेक्चर से रिलेटेड हैं वो ये शॉर्ट थे, ये आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। सबके आंसर आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन आपने अपनी बुक को सामने रखते हुए ये शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं और नोट से प्रिपेयर करना है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और सबसे बढ़ के अपनी स्टडीज़ को ज़रूर फोकस करें, रेगुलरली पढ़ें। ये टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं, ये केमिस्ट्री या साइंसेस ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं होते कि आप बिल्कुल सिर्फ लेक्चर ले लें और उसकी लर्निंग ना करें। जिस दिन लेक्चर लें उसी दिन समझा हुआ है आपने उसको याद करें, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये ज़्यादा। टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।